जब हम कार में होते हैं तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा होता है, स्पीड किलोमीटर या मील प्रति घंटे में होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी नाव या हवाई जहाज पर कदम रखते हैं, नियम बदल जाते हैं। अचानक स्पीड को नॉट पे मापा जाने लगता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? आज जीपीएस और सैटेलाइट के जमाने में हम अब भी एक ऐसी यूनिट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जो 17वीं सदी से चली आ रही है? इसका जवाब पता है किससे जुड़ा है? एक लकड़ी के लट्ठे, एक रेत घड़ी और खुद हमारी पृथ्वी के आकार से। तो चलिए इस मॉडर्न मिस्ट्री में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर डिजिटल युग में नॉट्स का क्या काम और क्यों सदियों पुरानी एक तकनीक आज भी सबसे सटीक तरीका बनी हुई है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 17वीं सदी में चलना होगा। उस जमाने में जहाज की स्पीड जानना सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। सोचिए, अगर ये पता ही नहीं कि जहाज कितनी तेजी से चल रहा है, तो ये अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि कितनी दूर तक का सफर तय हुआ है। इसका सीधा मतलब था चट्टानों से टकरा जाना या फिर खुले समंदर में कहीं खो जाना। इसीलिए नाविकों ने चिप लॉग नाम का एक बहुत ही सरल सा उपकरण बनाया। और हैरानी की बात यह है कि ये तरीका बहुत ही सीधा साधा था। कल्पना कीजिए, एक नाविक लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में फेंकता था, जो अपनी जगह पर लगभग स्थिर हो जाता था। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता, रस्सी खुलती जाती थी। दूसरा नाविक बस उस रस्सी पर बंधी गांठों को सचमुच गिनता था। 28 सेकंड में जितनी गांठें उसके हाथ से गुजरती, वही जहाज की स्पीड नॉट में होती थी। और बस यही सबसे दिलचस्प बात है, ये कोई ऐसे ही तय की गई दूरी नहीं थी। ये दूरी 47 फीट और 3 इंच एक बहुत ही खास वजह से चुनी गई थी। यहीं से कहानी स्पीड के इतिहास से निकलकर हमारी पृथ्वी के साइंस की तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए, जमीन पर हम एक अलग माप का इस्तेमाल करते हैं, स्टैट्यूट माइल। ये पूरी तरह से चलने पर आधारित है और इसे सपाट जमीन के लिए बनाया गया था। तो स्टैट्यूट मील चलने के लिए बना है और जमीन पर बेहतरीन काम करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप समंदर पर चल तो नहीं सकते, और उससे भी बड़ी बात, महासागर समतल नहीं है, वो घुमावदार है। मतलब नाविकों को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो पृथ्वी की गोलाई के हिसाब से काम करे, एक मील जो ग्लोब के लिए बना हो। उन्हें एक ऐसी इकाई चाहिए थी जो सीधे सीधे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी हो। और बस यहीं पर उनकी जीनियस सोच सामने आती है। उन्होंने तय किया कि एक नॉटिकल मील ठीक 1 मिनट के लैटिट्यूड के बराबर होगा। ये कमाल का आइडिया था, क्योंकि इसने नेविगेशन को अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया। इसका मतलब क्या था? ये लाइन सब कुछ बता देती है। अगर किसी कप्तान को अपने चार्ट्स पर दिखता कि उसे 1 डिग्री उत्तर की ओर जाना है, तो वो फौरन जान जाता था कि ये 60 नॉटिकल मील है। कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। रस्सी पर 47 फीट और 3 इंच की दूरी को 28 सेकंड के साथ मिलाने पर गांठों की गिनती सीधे सीधे नॉटिकल मील प्रति घंटे के बराबर होती थी। तो यहाँ एक सीधी तुलना है। एक तरफ है स्टैट्यूट मील जो चलने पर आधारित है और सपाट दूरी के लिए है। दूसरी तरफ है नॉटिकल मील जो पृथ्वी की ज्यामिति पर आधारित है और कोणीय दूरी के लिए। यही वजह है कि ये समंदर और हवा में लंबी दूरी के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जहाज़ों के लिए तो ये समझ आता है, पर हवाई जहाज़? 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्लेन उड़ने लगे तो उन्होंने भी यही सिस्टम क्यों अपना लिया? बात यह है कि जो शुरुआती पायलट थे, उन्हें भी जहाज के कप्तानों की तरह ही नेविगेट करना पड़ता था, सितारों और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड का इस्तेमाल करके। चूंकि वो नेवल चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो स्पीड की नेवल यूनिट का इस्तेमाल करना ही सबसे प्रैक्टिकल था। इसके अलावा स्टैट्यूट माइल का इस्तेमाल करने से लंबी घुमावदार यात्राओं पर हिसाब किताब ज्यादा मुश्किल और कम सटीक हो जाता। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक सिस्टम इंसानी पैमाने पर ज़मीन के लिए डिज़ाइन किया गया है और दूसरा सिस्टम ग्लोबल पैमाने पर हमारे ग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगली बार जब कोई पायलट कहे कि प्लेन 500 नॉट की रफ्तार से उड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। ये एक ऐसी यूनिट है जो हमारी पृथ्वी के आकार के साथ एकदम परफेक्ट तालमेल में है। ये सोचने वाली बात है ना, कि कभी-कभी सबसे पुराने तरीके ही सबसे टिकाऊ होते हैं। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ना जाने और कितनी ऐसी ही पुरानी लेकिन शानदार चीजें हमारी आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में कहीं छिपी हुई हैं।